आप सभी लोग को नमस्कार। और भविष्य के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय दो तीन चीज़ों के लिए मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा करना चाहिए, क्योंकि दो तीन बातें हैं जो जिसके ऊपर हमारे पेज पर आप लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग चेतावनियाँ और अलग अलग प्रकार के भविष्यवाणियाँ या भविष्य कथन या भविष्य को लेकर चर्चाएं आप लोगों ने सुनी थी और पढ़ी भी थी। और विशेषकर जून के महीने में हमने, आप लोगों को याद होगा, मार्च के महीने में आई थिंक 15 मार्च के आसपास हमने एक मानचित्र जारी किया था, जो आज एक पोस्ट में भी हमने आपके साथ में साझा किया है और मैं अभी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को दिखा भी दूं। तो उस मानचित्र में हमने ये बताया था कि 15 मार्च के बाद से लेकर आगे जून अंत तक क्या क्या परिस्थितियां रह सकती हैं। ये विषय हमने आपके समक्ष रखा था और जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया कि क्योंकि हमने उसमें दो तीन चीज़ों पर चर्चा की थी। पहला हमारा विषय उसमें था कि किस प्रकार की, मैं म्यूट करना भूल गया था। उसमें पहला विषय ये था कि आने वाले, जैसे कि मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए क्या परिस्थितियां रह सकती हैं। ये बात हमने की थी 15 मार्च को, तब तक ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। और मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 15 मार्च से जून अंत तक के लिए ये नक्शा जारी किया गया था, जिसमें 3 विषयों के ऊपर चर्चा हुई थी। पहला था सैन्य कार्रवाई, दूसरा था अत्यधिक बारिश और मौसम की मार, और तीसरा विषय था जमीन में हलचल और भूकंप। तो इन 3 विषयों को लेकर चर्चा की गई थी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, तो 2 क्षेत्र दिए गए थे। एक हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र जो दिया गया था, और फिर उसके बाद में ये पाकिस्तान से सटा हुआ पूरा क्षेत्र जो था, इसको हमने विशेष रूप से हाईलाइट किया था। दिख रहा है आप लोगों को। और साथ में फिर ये उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा, ये जो पूरा इलाका है, इसको भी इसमें कवर किया था। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र, ये जारी किया गया था 15 मार्च से जून अंत तक। ये संभावनाएं आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। और फिर इसमें यह था कि यहाँ पे इस क्षेत्र में बारिश को लेकर इसमें विषय बताया गया था कि इस इलाके में बारिश ज़्यादा है और हमारे ये जो क्षेत्र है इसमें बारिश ज़्यादा होगी। प्लस उसके बाद में भूकंप के लिए पूरा ये बेल्ट दिया गया था और कुछ संभावना हमने इस क्षेत्र में भी भूकंप की दी थी। अब जब ये परिस्थितियां बन रही थी या बनी हैं, उसके बाद में आप लोगों को पता ही है कि कैसे म्यांमार में भूकंप आया। वो एग्जैक्टली इस जगह पर था, यहाँ पे भूकंप आया था, सबसे बड़ा भूकंप जो आ चुका है अभी तक। उसके बाद में इस पूरे क्षेत्र में और इस पूरे क्षेत्र में बारिश से अभी भी हम परेशान हो ही रहे हैं रहकर। ऑल्दो उसके बाद में हमने केरल को लेकर बाद में अलग से भी चेतावनी जारी की थी, तो केरल वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मुद्दा जो था अभी फिलहाल का वो ये था, एक तो यहाँ पे जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई हुई और यहाँ पे, और ये टाइम हमने दिया था 15 मार्च से जून के अंत तक का। तो ये समय था जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। अब ये सारी बातें हम देख चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमारी झंझट हुई और मात्र 4 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। रहकर बिट्स एंड पीसेस में, किश्तों में, पाकिस्तान किश्तों में या पाकिस्तान पिटा किश्तों में, ये विषय बार बार निकल के आ रहा है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विषय हम लोग के सामने आता है कि कैसे पाकिस्तान की ज़बरदस्त पिटाई हुई है। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान खुद ये बता रहा है दुनिया को कि वो कैसे पिटा है। खैर, तो इसके बाद में ये सारा विषय जो था ये 10-11 मई तक ख़त्म हो चुका था
और उसके बाद में फिर ये था कि बार बार ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी रहेगा। और तब से लेकर लगातार हमारे पास में ये जानकारी मांगी जा रही थी कि अब व्हाट नेक्स्ट, अगला कब होगा। सो देखिए, जब ज्योतिष की हम बात करते हैं तो कुछ कुछ कालखंड बीच बीच में आते हैं कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कब संभावना ज़्यादा है या कब किसी पर्टिकुलर विषय से संबंधित इश्यूज बन सकते हैं, संभावना बन सकती है। जैसे हमने बीच में आपके सामने कहा था कि नेपाल में एक भूकंप आने की बहुत ज़्यादा संभावना थी, लेकिन वो नहीं आया। जबकि म्यांमार में आया, उसके बाद में हमने कहा था नेपाल में आएगा, लेकिन नेपाल नहीं आया। सो अब ये एक विषय था। तो जब हमने बकायदा ये भी कहा था कि ईश्वर का धन्यवाद है जो में नेपाल में वो भूकंप नहीं आया, बट कई लोगों को बहुत जिसको कह सकते हैं उत्सुक रहते हैं इस बात को लेकर कि कैसे कहाँ पे कोई एक चीज़ गलत साबित हो जाए और इनको गलत कहा जाए। बट एनीवे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब लगभग रोज ही कुछ ना कुछ कथन दिया जाता है या कुछ ना कुछ विषय आपके सामने रखा जाता है, तो कुछ चीज़ें होने की संभावना हमें दिखती है, लेकिन वो तब नहीं हो पाती है। लेकिन जहाँ तक ये नक्शा है जो अभी आपके सामने हमने दिखाया, इसके अनुसार तो सभी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमने जून में दो आपके सामने देख रखी थी, एक 4 जून से लेकर 7 जून और फिर उससे आगे। देखिए, इन सब के पीछे ना ज्योतिषीय कारण होते हैं। हम बहुत विस्तार से ग्रहों के गोचर को लेकर या महादशा क्या चल रही है या देशों की कुंडलियां क्या कह रही हैं, पाकिस्तान की, भारत की कुंडली क्या कह रही है, चाइना और बांग्लादेश की, अमेरिका की कुंडली क्या कह रही है, ये सारे विषय जो हैं, ये कोई भी कथन देने से पहले आपके सामने जो 4 लाइनों में कथन लिख दिए जाते हैं कि लगभग इस तारीख को ये होने की संभावना है, ये इतना सिंपल नहीं होता है। इसके पीछे भारत की कुंडली का पूरा विश्लेषण होता है, फिर साथ में साउथ मतलब हमारा जो ये एशिया है उसका विश्लेषण साथ में शामिल होता है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, भारत की सीमाएं भी शामिल हैं। इवन आपको हम बताएं, बहुत कुछ लिखते समय इवन नेपाल और भूटान के ऊपर भी कंसिडरेशन होता है, और श्रीलंका के ऊपर भी चर्चाएं होती हैं, उसके ऊपर भी विश्लेषण होता है। उसमें घंटों लग जाते हैं। वो जो 4 लाइनें आप लोग पढ़ लेते हैं या कुछ शब्द आप लोग पढ़ते हैं, वो चाचा बार बार फ़ोन काट रहा हूँ, लेकिन वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इस तरीके की गतिविधि होती है। अब जो ये हमने लिखा था 4 तारीख से लेकर 7 तारीख और उसके आगे, देखिए कल 7 तारीख है और कल मंगल सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी केतु पहले से है। तो मंगल केतु की एक युति बनेगी जिसको अंगारक योग भी कहा जाता है। लेकिन इस बार ये बड़ा एक विचित्र स्थिति लेके आ रहा है, क्योंकि सिंह राशि भी फायरी राशि है, अग्नेय राशि हो जाती है। केतु भी छोटा मंगल कहा जाता है एक तरीके से, और मंगल खुद तो फायरी है ही। सो कुल मिला के बड़ा ही कठिन समय अगले 50 दिन, यानी कल से लेकर जो अगले 50 दिन हैं, ये हम सब के लिए व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में और देशों के लिए ये बहुत कठिन समय अब निकलने वाला है। अगले 50 दिन दंगों को ले लीजिए, आपसी मारकाट को ले लीजिए, युद्धों का बढ़ना, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बड़े विस्फोट हो जाना, आग लग जाना, दुर्घटनाएं, खास तौर से छोटे विमान का नीचे गिरना या गिराया जाना, इस तरीके की गतिविधियां आप बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। और शायद से यही वो कालखंड है भी जब हमने आपसे कहा था कि आपको अपने घर में अपने आराध्य के शस्त्र भी रखने चाहिए। वो समय भी अब आ गया है, यानी कल से ही शुरू हो जाता है, जिसको पीक तक पहुंचने में मान के चलें कि 13-14 जून के आसपास से वो परिस्थितियां ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, लेकिन समय तो कल से ही शुरू हो जाएगा, यह शायद आज से हो चुका है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से, अगर तुरंत अभी के युद्ध की बात करें तो कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध अब एक अलग ही डायमेंशन ले लिया है उसने। रशिया ने साफ मना कर दिया है कि यूक्रेन जो है वो एक आतंकी देश है और आतंकवादियों से हम कोई बात नहीं करेंगे। तो रशिया ने अब सारे बातचीत के मार्ग जो हैं वो
बंद कर दिए हैं और बड़े विस्फोट, आप में से बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं हैं, आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम वहाँ शेयर कर देते हैं जो कि फेसबुक में या ट्विटर पे भी कर ही देते हैं, लेकिन फेसबुक में वो अलाउड नहीं होते हैं, उसमें कॉपीराइट का इशू आता है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें हम चैनल पर डाल देते हैं जहाँ पे लोग उसको देख पाते हैं। तो इस तरीके की गतिविधियाँ ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। और रशिया ने, मैं आज ही देख रहा था, रशिया के तरफ से कमेंट ये भी आया है कि अभी रिसेंटली जो 4-4.5 हजार किलोमीटर दूर जाकर यूक्रेन ने जो आक्रमण किया है, रशिया के परमाणु शस्त्र ले जाने वाले लंबी दूरी के जो विमान होते हैं, उनके ऊपर जो रशिया ने अटैक किया है, यूक्रेन ने जो रशिया के ऊपर अटैक किया है, वो जो एक कारण बना, और उसके बाद जो इस तरीके से रशिया ने पलटवार किया है, और इस अटैक के अंदर रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि ब्रिटेन का हाथ है, यानी इंग्लैंड का हाथ उन्होंने उस पर बताया है। ये इंग्लैंड के लिए अब एक चिंता का विषय होना चाहिए। उधर बीच में जर्मनी ने भी कुछ ऐसा वक्तव्य दिया था कि हम यूक्रेन को रशिया में बहुत अंदर तक मार करने वाले हथियारों के उपयोग की अनुमति दे रहे हैं। तो इस तरीके की बातचीत भी जर्मनी के द्वारा की गई थी। तो अब रशिया के ये ऑफिशियल स्टैंड तो नहीं है अभी तक, लेकिन रशिया ने जिन लंबी दूरी की मिसाइलों को तैयार करने के आदेश दे दिए हैं, उनकी मारक क्षमता तो यूएस, अमेरिका, कनाडा, मतलब सब पूरा विश्व उसमें जद में आ जाता है, उसकी रेंज में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड और जर्मनी को थोड़ी सी चिंता होना चाहिए कि आने वाला समय, और ख़ासतौर से कल के बाद के जो 50 दिन हैं, ये क्या स्थिति लेके आएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्थिति निश्चित रूप से हम आने वाले इन दिनों में कोई बड़े युद्ध देखेंगे। अब उन विघ्न संतोषियों के लिए कुछ कोइंसिडेंसेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब ये कहा गया था कि भारत के द्वारा, ऑल्दो ये स्पष्ट रूप से तो ये कहा गया था कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, कुछ इस तरीके की बात की गई थी, लेकिन फिर विषय यही निकल के आता है कि जब आक्रमण की बात आती है और सीमा पर आती है और आतंकवादियों के विरुद्ध आती है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान क्यों, और नक्शे में तो हमने आपको नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर भी दिखाई है। सो ये समाचार आज आप में से ही किसी एक सज्जन ने हमें भेजा था, जहाँ पे ये जानकारी आई है कि इंडियन आर्मी एलिमिनेट्स 2 NSC KY मिलिटेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश म्यांमार बॉर्डर। तो अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार बॉर्डर के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। और ये आप अगर देख सकें, मेरे मोबाइल में शायद लग रहा है मुझे कि वो बहुत साफ नहीं है कैमरा, तो अगर आपको मैं दिखाता हूँ, अगर अब आप देख सकेंगे कि ये 6 जून का समाचार है, तो यानी आज का, तो ये समाचार तो एक आ गया है ना। और ये बहुत छोटी खबर है, ये वास्तव में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और भारतीय सेना ने बहुत, जिसको कह सकते हैं कि अभूतपूर्व तरीके से, बहुत सख्ती के साथ लगभग किसी को भी वहाँ नहीं छोड़ा है, जिसकी जानकारी हो सकता है आने वाले दिनों में छन के आए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर तुरंत में समाचार हमारे सामने नहीं आते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और अननोन आतंकी संगठन के लोगों ने भारतीय सेना के ऊपर आक्रमण किया था वहाँ पर, जिसका भारतीय सेना के द्वारा उत्तर दिया गया है। ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा विषय आता है कि 2 तारीखें हमारे द्वारा दी गई थी। अब मैं आपको कोइंसिडेंस बता रहा हूँ। 2 तारीख में पहली थी 4 तारीख, अगर आप लोग को याद हो तो। 4 तारीख को क्या हुआ? अब ऐसे तो 4 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक समाचार है, उसको देखिए आप। गुजरात बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना करेगी अभ्यास, जारी किया गया नोटैम, जाने टाइमिंग। अब आप ये देखिए, 4 जून गुजरात तट पर, है ना,
एक तो ये मजेदार समाचार है। तो एग्जैक्टली 4 तारीख को ही ये नो टाइम जारी करके, अच्छा इसमें भी एक जोरदार चीज़ है। पहले ये जो युद्धाभ्यास होना था ये रात को 9 बजे तक होना था, दोपहर में 3 बजे से रात को 9 बजे तक, है ना। फिर इसको बढ़ा दिया गया और 5 तारीख को सुबह 2:30 बजे तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया 9 बजे से। ये एक मजेदार चीज़ है। तो 4 तारीख पूरी और 5 तारीख की रात को ये युद्धाभ्यास किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा, और डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ ही था। गुजरात से था लेकिन डायरेक्शन वाज टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो ये एक बड़ी जोरदार खबर एक आ चुकी है। पहले इसके बारे में हमने चर्चा की नहीं थी, लेकिन आज कुछ लोगों ने चैलेंज किया, और उससे ज़्यादा जो लोग हमें लगातार फॉलो करते हैं उन लोगों को ध्यान में होगा कि हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि भारत के जो नीति बनाने वाले लोग हैं, यानी सरकार के जो लोग हैं, जिसमें ऑफकोर्स शुरुआत मोदी जी से ही होती है, सो उस स्तर पे भी ज्योतिषीय गणनाओं को बहुत ध्यान से देखा जाता है और उनको फॉलो किया जाता है। और ये जो परिस्थिति हुई है, यानी 4 तारीख को, हमने पहली तारीख 4 ही दी थी, लगातार जो हम कहते आ रहे हैं कि 4 तारीख को बहुत संभावना है कि कोई गतिविधि हो जाए, पाकिस्तान की तरफ से हो जाए ना। लेकिन हमने तब ये नहीं कहा था कि भारत आक्रमण 4 तारीख को कर देगा। उसके लिए हमने तारीख दी हुई है 7 तारीख, है ना, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अब विषय आता है कि भाई 4 तारीख को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ हुआ तो है ना। कुछ हुआ नहीं लेकिन बहुत कुछ हुआ है। अब बात आती है कि 7 तारीख, ठीक है, 7 तारीख कल ही है। ये एक और समाचार अब आप देखिए। 7 से 8 जून तक भारत पाक सीमा के पास एयरफोर्स करेगी अभ्यास। ये कब का समाचार है, डेट कहां पे आती है भाई इसमें? ये भी आज का ही समाचार है, राइट। तो ये समाचार भी आज का है, 7 से 8 जून नो टाइम जारी। नो टाइम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, यानी नोटिस टू एयरमैन नो टाइम का फुल फॉर्म होता है। ये वायुसेना द्वारा जो भी इस प्रकार के अभ्यास होते हैं जिसमें अग्नेय शस्त्रों का टेस्टिंग की जाती है, या कोई और उद्देश्य अगर होते हैं, तो तब नो टाइम जारी होता है। और सिविल हवाई जहाज जो हैं वो उस क्षेत्र में नहीं चलते हैं जिस क्षेत्र के लिए ये बताया जाता है। और अब समाचार आपके सामने है कि 4 तारीख को जो हुआ था वो गुजरात बॉर्डर से हुआ था पाकिस्तान की तरफ, और अब ये जो होने वाला है ये फिर जो मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली एग्जैक्ट इसकी लोकेशन राजस्थान में, यानी आप पश्चिमी सीमा किसकी, पाकिस्तान की, भारत से जो लगती है ना, राजस्थान से ऊपर का क्षेत्र, यहाँ पे ये अभ्यास किया जाएगा 7 और 8 जून को। इसका टाइमिंग पूरा नहीं दिया गया है कि कितने बजे तक, वो एग्जैक्ट जब नो टाइम का अगर हम नोटिस देखेंगे तो उसमें टाइमिंग भी रहता है, बट इस समाचार में वो एक्चुअल टाइम नहीं दिया कि कब से कब तक होगा। हाँ, नहीं दिया हुआ है। 7 जून को दोपहर, मैं आपको पढ़वा देता हूँ, ये लिखा हुआ है इसमें, 7 जून को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और 8 जून की रात को 9:30 बजे समाप्त होगा। यानी कल दोपहर में 3:30 बजे से लेकर पूरी 8 तारीख 24 घंटे वो पूरे, और रात के 9:30 बजे तक, है ना। तो 24 और 4 लगभग 30-32 घंटे का ये रहेगा। और इस बीच में कोई भी सिविलियन हवाई जहाज इस क्षेत्र में नहीं उड़ेंगे। ये भारतीय सेना द्वारा ये नो टाइम जारी कर दिया गया है। तो अब यहाँ से आप चीज़ों को जो लोग जोड़ सकते हैं बिल्कुल जोड़िए कि 4 तारीख कही गई थी, 4 तारीख को भी वही परिस्थितियाँ बनी, अगर चाहते तो भी कुछ नहीं कर पाते। अब 7 तारीख को हमने तो कुछ और ही कहा है, और 7 तारीख को फिर भारतीय वायुसेना के द्वारा ये नो टाइम जारी किया गया है। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हमारा उद्देश्य
ये जरूर है कि जब भविष्यवाणियां सही होती हैं तो कम से कम एक प्रसन्नता भी होती है, कई बार प्रसन्नता नहीं भी होती है जब दुखद घटनाएं घटती हैं, लेकिन एक संतुष्टि जरूर होती है कि हम समय से आपको चेतावनी दे सके और लोगों को आगाह कर सके कि भाई कुछ हो सकता है। जैसे अभी बहुत दुखद जो घटना हुई है, जिसको लेकर सभी समाचार चैनल्स में हंगामा मच गया कि बेंगलोर में किस तरीके से लोग दब के अपने प्राण गंवा बैठे, वो भी एक ऐसे मैच के लिए जिसका वास्तव में बेंगलोर से कोई मतलब नहीं है, उसका कर्नाटक से कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए, पंजाब की टीम ने को हराया बेंगलोर ने, और बेंगलोर की टीम में 4 पंजाब के खिलाड़ी खेल रहे हैं जो मूलतः पंजाब के हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए ना, कि अब विचित्र प्रकार का ये एक जुनून है, पागलपन है या फैन फॉलोइंग है कि ऑफ कोर्स खिलाड़ी हमारे आदर्श होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ, अब इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आना ही था, क्योंकि कोई भी घटना घटेगी और उसका फिर कंपैरिजन तो होना ही होना है। कहाँ करोड़ों लोगों के कुंभ में एक भगदड़ मची थी और उसमें कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, और तब इन्हीं कांग्रेस पार्टियों ने और विपक्षियों ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला किया था और लगातार करते चले गए थे। उसी समय की बात है जब दिल्ली के एक स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची थी, उसको लेकर कितना हंगामा मचाया गया था, योगी जी का इस्तीफा मांगा था। जबकि जहाँ तक मुझे ध्यान है, कुंभ में जब भगदड़ मची थी, किसी पुलिस वाले ने वहाँ पर लाठी नहीं चलाई थी किसी के ऊपर, लाठियां मार मार के कुंभ में किसी को नहीं भगाया गया था। आप लोगों को भी ध्यान होगा ये चीज, हाथ जोड़ जोड़ कर ही लोगों से निवेदन कर रहे थे। यहां पे तो लाठी मारते हुए लोग दिख रहे हैं, पुलिस वाले लोग गिर रहे हैं, ये वीडियोस में आ रहा है। तो और कितने लोग थे, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 3 लाख लोग? ये भी एक आश्चर्य की बात है कि 3 लाख लोग कहां से आ गए, और अगर आ गए तो प्रशासन कहां था, आपकी लोकल इंटेलिजेंस कहां गई? मतलब ये बड़ी विचित्र बातें हैं। और मजेदार चीज ये है कि आज मैं देख रहा था, सारे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री और वो उप मुख्यमंत्री जिनके एक्चुअल आदेश पे ये पूरा काम हुआ है, उनका कहीं नामो निशान नहीं। एनडीटीवी की खबरों में जरूर मुझे एक जगह दिखा है कि जो कोई एक कंपनी है, ये जो बेंगलोर वाली जो कंपनी है, इसके एक पिटीशन है, उसके अंदर जरूर ये बात आई है कि आदेश तो प्रशासन की तरफ से आया था। और मुद्दे की बात यह है, जहां ये फंसेंगे, कि अगर मान लीजिए स्टेडियम में अगर इन्होंने ऐसा किया, यानी क्रिकेट कंपनियों ने ऐसा किया, तो भाई विधान सौदा जिसको ये कहते हैं, विधानसभा, उसके अंदर तो वो नहीं ले जा सकते थे ना। या इवेंट कंपनी जिसके ऊपर आपने दोषारोपण कर दिया, वो विधानसभा के अंदर कैसे लेके जा सकती है किसी को, खिलाड़ियों को? और विधानसभा के अंदर कैसे ये काम हो गया? वहां तो उलझेंगे, और हाईकोर्ट ने ऑलरेडी वहां पे नोटिस जारी कर दिए हैं सबको। तो आप लीपा पोती के लिए कुछ भी करिए, बट अल्टीमेटली आप उलझेंगे तो पक्का है इसमें। और उससे बड़ी मतलब बहुत सारी बातें कि भाई सरकार काय के लिए होती है? सरकार इसके लिए होती है, सरकार एक पैसे के लिए बनाई गई, पैसे से बनाई गई, और पैसा जीतने वाली एक टीम को स्थानीय सरकार इस तरीके से प्रस्तुत कर रही है जैसे कि वो उस प्रदेश की या शहर की शान हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम है। उसमें पंजाब के वो 4 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं फिर उस टीम के अंदर? सारे बेंगलोर के खिलाड़ी क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है। राजस्थान रॉयल्स करके एक टीम है, उसके अंदर राजस्थान के कितने लोग हैं? इवन पंजाब की टीम के अंदर पंजाब के कितने लोग हैं? ये एक सोचने वाली बात है। प्रीति जिंटा जो उसकी ओनर हैं उस टीम की, वो पंजाब से हैं क्या? विचार करने वाली बात है। यहाँ जो टीम है, जिसने, जो कंपनी है जिसने ये बनाया है, क्या वो बेंगलोर की कंपनी है? सिर्फ नाम बेंगलोर हो गया इसलिए। खैर, ये बातें हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में, इस समय ज़्यादा इस पे हल्ला चल रहा है, तो इसके ऊपर, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें कहीं ना कहीं दुख भी होता है और संतुष्टि भी होती है, क्योंकि अगर आप हमारा सुबह का पंचांग देख रहे हैं, अब तो खैर हमने शाम को दे दिया आपको, पंचांग ऑलरेडी आज का पोस्ट हो चुका है,
राशिफल और पंचांग कल का, यानी आज 6 तारीख की शाम को कल का पंचांग ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है 7 तारीख का। तो उसके अंदर सुबह एक मेदिनी चेतावनी हमने जोड़ा है और उसके अंदर स्पष्ट रूप से, क्योंकि उतना विस्तार से नहीं लिख सकते हर चीज़ को, तो लिखा है छोटा सा कि भीड़ से बचना है। ये बात लिखी गई है, भीड़ से बचना है। साउथ इंडिया में कुछ ना कुछ हो सकता है, ये लिखा गया है उसके अंदर। बट अब फिर यही बात है कि अब लोग कहेंगे कि ये तो कहीं भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, हम जितना लिख सकते हैं अपनी सीमा के अंदर रहते हुए उतना लिख देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पंचांग, फिर राशिफल, फिर ढेर सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो हर चीज़ को विस्तार से तो नहीं लिखा जा सकता, और पिन पॉइंट तो खैर कभी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि उसके लिए उतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं है हमारे पास में। तो ये स्थिति है मित्रों। कल 7 तारीख है और कहीं ना कहीं कल से कठिन कालखंड आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए शुरू हो रहा है। प्रत्येक राशि के हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसा हम हमेशा देते हैं आपको, ये आपको कल मेरे ख्याल से पोस्ट मिल जाएगी। तो आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से उसमें देख पाएंगे, और बहुत बेहतर होगा जिन लोगों को अपनी कुंडली पता है वो अपना खुद का विश्लेषण करा लें। तो अगले 50 दिन उनके ऊपर क्या दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव दोनों आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, ये पता लग जाए। बाकी तो हम लोग यहाँ डे टू डे बेसिस पर चर्चा करते ही रहते हैं। मेरे ख्याल से इसमें मुझे टाइम दिखता नहीं कितनी देर हो गई, लेकिन समय तो ज़्यादा हो ही जाता है लाइव में। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखा जाए, और मेरे ख्याल से मैं अपना जो मुख्य मुद्दा है वो आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं कि जो भारत के नीति निर्धारक लोग हैं उनको बहुत अच्छे से ज्योतिषीय गणनाएं और ज्योतिषीय तारीखों की जानकारी रहती है, और कैसे पिछली 7 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, 16 तारीख के पहले ख़त्म करने की बात हमने बार बार कही थी, और वो 16 तारीख के पहले ख़त्म भी हो गया। फिर हमने कहा था कि 4 तारीख एक ऐसी तारीख होगी जब इन्फ्लिटेशन हो सकता है, आतंकवादी गतिविधि कुछ हो सकती है, और बिल्कुल 4 तारीख को ही भारतीय सेना के द्वारा आक्रामक मुद्रा में दिखाया गया और रही, वास्तविकता में रही। और अब हमने 7 तारीख उसके बाद में दी थी, तो कल 7 तारीख है और 7 तारीख की आपने अभी समाचार देख ही लिया है। मेरा विश्वास तो बहुत अच्छे से इस बात के ऊपर मैं दृढ़ हो गया हूँ कि जिन ज्योतिषीय चेतावनियों को लेकर हम चिंता व्यक्त करते हैं, शायद से अब वो भारत में उनसे नुकसान तो कम से कम उतना नहीं होगा, क्योंकि लगातार ये अब तीसरी घटना घट रही है जब बिल्कुल उसी तारीख को निशाने पर शस्त्र आ जाते हैं जो तारीख हम लोग कैलकुलेशन में आपके सामने पहले ही रख देते हैं। तो इसी के साथ मित्रों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और आप लोगों ने विषय को देखा, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। और आप में से जो भी लोग YouTube पे हमें देख रहे हैं, कृपया करके इस चैनल को जरूर से फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अधिक से अधिक लोग तक और आपको भी हमारे वीडियोस की जानकारी पहले मिल जाए। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं आप लोग, तो लगातार हमारे साथ जुड़े ही हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, हर हर महादेव।